हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस के एमसीक्यूज को। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं लाइक 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550 एंड 610। तो उन सारे स्टैंडर्ड्स के बेस पर जो एमसीक्यूज आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में, एमसीक्यू बुकलेट में, आरटीपीज में, एमटीपीज में, फास्ट एग्जाम में कवर्ड हैं, उन सब को हमने इसमें कंपाइल किया हुआ है। और अगेन एक चीज जो बार बार कहता हूं, एमसीक्यूज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस बहाने हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर? इनमें से कौन सा इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन नहीं है? इसका मतलब एक तो फंक्शन इंटरनल ऑडिटर का नहीं है, यहां पर बाकी 3 फंक्शंस इंटरनल ऑडिटर के होंगे। तो यहां से आप 3 फंक्शंस इंटरनल ऑडिटर के याद कर सकते हैं। नंबर 1, टू परफॉर्म एश्योरेंस एक्टिविटीज, सही है। टू परफॉर्म कंसल्टिंग एक्टिविटीज टू इंप्रूव गवर्नेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एश्योरेंस एज वेल एज कंसल्टेशन दोनों को कवर करता है। परफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, डेफिनेटली हां, ये सब इन अकॉर्डेंस विद एसए 610 मेंशन है। एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर का फंक्शन है, इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन नहीं है। तो इंटरनल ऑडिट के फंक्शन में आप 3 फंक्शंस को याद करें। नंबर 1, परफॉर्मिंग एश्योरेंस एक्टिविटीज। नंबर 2, परफॉर्मिंग कंसल्टिंग एक्टिविटीज टू इंप्रूव गवर्नेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबर 3, परफॉर्मिंग रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। आंसर इसका डी ऑप्शन, टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का फंक्शन है। आगे, एन ऑडिटर finds during course of an audit that entity has entered into many related party transactions. Which of the following statement is true? तो इसका आंसर कौन से स्टैंडर्ड पर बेस्ड होगा? 550 रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। ऑप्शन ए, द रिस्क that management may override the control in respect of related party transaction is lower. No. यदि एंटिटी ने बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को किया है, देन देयर इज ए रिस्क कि मैनेजमेंट में ओवरराइड द कंट्रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये रिस्क ज्यादा है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। Number 2, the risk that management may override the control in respect of related party transaction is higher. Yes. अब एक चीज देखो, यदि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ जाता है और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसका मतलब आंसर उनमें से एक होगा। क्योंकि 2 स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। आपसे पूछा गया ट्रू और ये 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन सेफर साइड सी और डी ऑप्शन को भी स्टडी करना है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिस्क दैट मैनेजमेंट में ओवरराइड द कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गलत। रिस्क बढ़ता है। रिस्क ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल बाय मैनेजमेंट हैज नो रिलेशनशिप एट ऑल with related party transaction. No,
यदि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में रिस्क कंपैरेटिवली हायर साइड पर होते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो यहां पर 3 तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो यहां से आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई स्टडी कर सकते हैं। तो आईएफसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये तो ऑब्जेक्टिव है। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, ये भी आईएफसी का ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये भी आईएफसी का ऑब्जेक्टिव है। टू असेस ऑडिट रिस्क, ये आईएफसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। लेकिन टू असेस द ऑडिट रिस्क, ये आईएफसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। इससे क्या याद कर सकते हो? एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, 3 एडवांटेज होगी और 1 नहीं होगी। सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू साइज ऑफ एरिया टेस्टेड, ये तो इसकी एक एडवांटेज है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जब हम यूज करते हैं तो यदि आपका सैंपल साइज यदि आपकी पॉपुलेशन का साइज बढ़ भी जाता है तो सैंपल साइज नहीं बढ़ता, आप सैंपल साइज लिमिटेड रख सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 ट्रांजैक्शन चेक करनी है और पॉपुलेशन का साइज है 1000, तो आप क्या करते हैं? एवरी 100th, यदि ये 2000 हो जाता है और आपको 10 ही चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? एवरी 200th। सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव, ये भी एक एडवांटेज है। इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिसीजन, ये भी एक एडवांटेजेस है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के थ्रू हम अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना एरर आ सकता है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सैंपल सिलेक्शन ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है और सैंपल साइज इंक्रीज नहीं होता इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेस्टेड। जो बचा वही आंसर पाएगा। इन केस ऑफ वेरीफाइंग कंप्लायंस विद स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज सुटेबल। लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंसेस को चेक करने में ये सुटेबल होगा नहीं। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के केस में तो आपने सैंपल निकाल लिया, बट लीगल रिक्वायरमेंट्स के केस में जनरली सैंपलिंग एज सच इज नॉट एडवाइजेबल। लीगल रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग के केस में। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑडिटर रिसीव्स द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कौन सा स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का? एसए 505। सैंपलिंग का कौन सा था? एसए 530। A company auditor receives external confirmation from an audit entity to whom company has sold the good. The amount is properly classified in the financial statement. Which of the following is not true? Again, 3 बातें ट्रू होंगी एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रेफरेंस में। तो यदि कंपनी ऑडिटर ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव करी है किससे? जिस पर्सन को कंपनी ने गुड्स बेचे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, इट शोज दैट ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि उससे कंफर्मेशन आई है। इट शोज दैट सेट ट्रेड रिसीवेबल इज प्रॉपरली वैल्यूड। यदि उसने पॉजिटिव वे में कहा कि यस जितना अमाउंट बुक्स में लिखा है उतना ही मेरा है, तो हम कहेंगे ये। बट अदरवाइज एक्सेप्शन में अराइज, वो डिसएग्री कर सकता है। तो रुकिए अभी।
इट शोज कंपनी हैज अ राइट टू सेट ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल सही। ट्रेड रिसीवेबल इज एन असेट एंड असेट्स आर राइट्स ऑफ द एंटिटी, ये भी ठीक है। इट शोज दैट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट, अकाउंट में, यस, डेबिट साइड में लिखा हुआ है प्रॉपर अकाउंट में। जिस पर्सन से कंफर्मेशन आई मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में ही लिखी हुई है। तो यदि आप मेरे से कंफर्मेशन मांगते हैं और मैं कंफर्मेशन दे देता हूं, तो इसका मतलब मैं आपका डेटर हूं, आपने मुझे एज ए डेटर रिकॉर्ड कर रखा है, आपका राइट है मेरे से पैसे को रिसीव करने का। लेकिन कितना अमाउंट, यहां पर इस चीज की चर्चा ही नहीं हुई, तो यहां पर इसका आंसर बी बनेगा। अदरवाइज अमाउंट को लेकर भी क्वेश्चन के फैक्ट्स में कुछ बोल दिया जाता तो यह भी ट्रू बन जाता कि 10,000 का अमाउंट लिखा, थर्ड पार्टी ने 10,000 कंफर्म करे, तो यह भी बी भी ट्रू होता। बट अभी इन चारों में से नॉट ट्रू में सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेस्टिंग मेथड गिव द लीस्ट ऑडिट एविडेंस। हमारे पास ऑडिट टेस्टिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो अब इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जहां से आपको लीस्ट ऑडिट एविडेंस मिलता है? एंड दैट इज इंक्वायरी। कि आपने किसी से पूछा, उसने कुछ जवाब दिया, हो सकता है आपके पास रिटर्न में कुछ भी ना हो, तो दैट इज लीस्ट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं आपको इंक्वायरी से, स्पेशली इन केस ऑफ ओरल इंक्वायरीज। ओरल इंक्वायरी, रिटर्न इंक्वायरी में क्या होगा? हो सकता है आपने रिटर्न इंक्वायरी की हो, बट हो सकता है रिप्लाई ना आए, रिप्लाई नहीं आया तो यहां से भी आपको कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। बट इंस्पेक्शन आप खुद करते हैं, रिकॉर्ड की एविडेंस मिलता है। आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास ऑडिट एविडेंस है। आपने एक एक्टिविटी को रीपरफॉर्म किया, रीपरफॉर्मेंस को आपने रिकॉर्ड किया, उसका ऑडिट एविडेंस है। बट ओरल इंक्वायरीज के केस में ऑडिट एविडेंसेस जनरली नहीं मिलते, और रिटर्न इंक्वायरीज के केस में यदि पार्टी जिसको आपने रिक्वेस्ट दी थी उसने रिप्लाई नहीं दिया तो भी एविडेंस नहीं आया। नेक्स्ट, डैश may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor opinion is based. It includes both the information contained in the accounting record underlying the financial statement and the other information. तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल, एसए 500 के अंदर ये ऑडिट एविडेंस का मीनिंग है। कई बार तो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन के बेस पर ही आपको आंसर इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, फिर ऑप्शन में सिलेक्ट कर लो। सो एनी इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिसके बेसिस पर ऑडिटर की ओपिनियन बेस्ड होती है, दैट इज नोन एज द ऑडिट एविडेंस। It includes both the information that is contained in the accounting record and the other information. तो इसका आंसर तो ऑडिट एविडेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8th, applying dash gives the most effective and efficient audit evidence while using audit testing method. अभी हमने डिस्कस किया हमारे ऑडिट टेस्टिंग मेथड इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। जनरली जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं तो यहां पर इंक्वायरी में लीस्ट एविडेंस मिलते हैं, लेकिन इंस्टेंट मिलते हैं, बड़ी जल्दी मिलते हैं।
लेकिन इंस्पेक्शन में क्या होता है? इंस्पेक्शन में आपको पूरे एविडेंस मिलते हैं जो आप चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तो है इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन कॉम्बिनेशन विद रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी। तो इसमें से हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या बनेगा? हमारे पास डिफरेंट मेथड है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। तो बेस्ट वन इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन। अ नंबर ऑफ प्लेसेस पर हमने इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है, तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद द इंस्पेक्शन प्रोवाइड्स द ऑडिटर विद द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ए आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसका मतलब 3 फॉल्स है। इंटरनल ऑडिट प्लान should be comprehensive enough to ensure that it helps in achieving the overall objective of the internal audit। बिल्कुल सही। Internal audit plan generally be consistent with the goals and the objectives of the internal audit function as listed in the internal audit charter as well as goals and objectives of the organization। ये भी सही। पूछा है ट्रू, 2 ट्रू हैं तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी, ऐसी कोई ऑप्शन मिलेगी। पहले सी देखते हैं। इन केस द एंटायर इंटरनल ऑडिट और द पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिट हैज बीन आउटसोर्स्ड, internal auditor should ensure that the internal audit plan is consistent with the terms of the engagement। of course yes। तो इसका तो आंसर all of the above, all of the above आएगा। Next, a response that indicates a difference between the information requested to be confirmed and the information provided by the confirming party is negative confirmation। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? exception as per SA 505। तो जो आपने इंफॉर्मेशन पूछी थी और जो उसका रिप्लाई आया उसके अंदर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस बेसिकली क्या है? एक्सेप्शन। स्टेटमेंट 2, a failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation or a confirmation request returned undelivered is exception। नहीं, इसे कहा जाएगा नॉन रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन होता है डिसएग्रीमेंट, जब थर्ड पार्टी डिसएग्री करती है, जब जवाब नहीं आता तो उसे क्या बोला जाता है? नॉन रिस्पॉन्स। तो 2 की वर्ड्स हैं ये एसए 505 के, उसकी डेफिनेशन रिवाइज हो गई आपकी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है, 500 ऑडिट एविडेंस का है, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एसए 580 में आता है, एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स का है। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल, सी, ये गलत है। तो यहां से आप क्या याद कर पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं? एसए 230 किसका? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। एसए 500 किसका? ऑडिट एविडेंस का। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एसए 580 होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड एसए 560 है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी may be affected by the factor। ये theoretically बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। What are the factors that affects the auditor's judgment as to the sufficiency of audit evidence? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? Materiality, risk of material misstatement, size and characteristics of the population। और यहां पर देखिए ये तीनों लिखे हुए हैं।
जो ट्रांजैक्शन जितनी ज्यादा मटेरियल होगी उसके लिए नंबर ऑफ एविडेंस ज्यादा चाहिए। जहां पर रिस्क ज्यादा है नंबर ऑफ एविडेंस ज्यादा चाहिए। साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ एविडेंस ज्यादा चाहिए। हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ एविडेंस ज्यादा चाहिए। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के प्रोसीजर या मेथड अभी पढ़े। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। 7 मेथड्स हैं। या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखा हुआ है तो प्लस एफएपी, एफएपी कंप्राइजेस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, substantive procedure, substantive procedure comprises of test of detail and substantive analytical procedure, test of detail comprises of vouching and verification। तो देख लो यहां पर कहा है इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखो, इंस्पेक्शन कवर हो गया, ऑब्जर्वेशन कवर हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कवर हो गया, इंटरनल कंट्रोल, ये तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं विच आर बीन डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट। किस पर्पस के लिए? to achieve the objectives of the entity. Next, when information is to be used as the audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert work, shall evaluate the competence, capability and objectivity of the expert। बिल्कुल सही। shall obtain an understanding of the expert work, evaluate the appropriateness of expert work as audit evidence for the relevant assertion। तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एज पर एसए 500 कि when any information is to be used as the audit evidence is being produced using the work of an management expert, what the auditor shall do? Auditor is required to evaluate the competency, capability and the objectivity of the expert. Auditor shall obtain an understanding of the work of the expert. Auditor shall evaluate the appropriateness of the expert work as audit evidence for the relevant assertion। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, इन रैंडम सैंपल ईच आइटम ऑफ पॉपुलेशन। रैंडम सैंपलिंग में हर आइटम के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन में। जनरल लाइन ये है। यहां पर उसी के ऊपर क्वेश्चन है, इन रैंडम सैंपलिंग each item of population has equal chances of selection, has varying chance कि किसी के ज्यादा किसी के कम, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट ही इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है। तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बी और सी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, the main advantages of using statistical sampling is that such technique mathematically measures the risk। yes, अभी पढ़ा था statistical sampling के बेनिफिट आए थे ना। it provides a means of deriving a calculated risk and the corresponding precision। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बेनिफिट में मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ द रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिसीजन आता है। It eliminate need for judgment sampling। Judgment sampling means to select the sample based on the auditor's judgment। क्या इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं। टाइम टू टाइम ऑडिटर की नॉलेज में ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसके बेस पर उसे लगता है कि यहां पर इस एरिया में मुझे इस तरीके से चेकिंग करनी चाहिए। तो एवरीथिंग इज नॉट स्टैटिस्टिकल बेस्ड, ऑडिट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट।
और जब ऑडिट एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल जजमेंट का, तो कोई भी चीज जजमेंट को एलिमिनेट नहीं कर सकती। इट डिफाइंस द वैल्यूज ऑफ टॉलरेबल एरर, कितना एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये तो आपकी जजमेंट होती है। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन टॉलरेट द मिस स्टेटमेंट्स, तो इसका आंसर ए है, मैथमेटिकल मेजर द रिस्क, क्योंकि बी और सी गलत है तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर considered in determining the sample size for test of control? Projected error, प्रोजेक्टेड एरर तो सैंपल्स की इवैल्यूएशन के बाद आता है। मैंने सैंपल सेलेक्ट करे, उसके बेस पर जो मेरे पास गलतियां आई उसके को कंसीडर करते हुए मैं पूरी पॉपुलेशन के एरर को प्रोजेक्ट करता हूं। That is generally after evaluation of samples. Tolerable error, yes, ये फैक्टर कंसीडर होना चाहिए। यदि आपकी टॉलरेबल रेंज ज्यादा है तो आपका सैंपल साइज कम होगा, आपकी टॉलरेबल रेंज कम है तो आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे। एक्सपेक्टेड एरर, ये भी कंसीडर होगा। यदि आपकी ओपिनियन में एरर्स की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है तो आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे, एरर की एक्सपेक्टेशंस कम है तो आप सैंपल साइज कम करेंगे। ये दोनों तो कंसीडर होंगे, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, टॉलरेबल एरर क्या होता है? टॉलरेबल एरर, maximum monetary error that auditor is prepared to accept in the population, tolerate कर लेगा, and still conclude that audit objective has been achieved, बिल्कुल सही, is directly related to sample size. tolerable error sample size को इफेक्ट करता है, बट डायरेक्ट लिंक नहीं। ऑडिट रिस्क से डायरेक्ट लिंक है? नहीं। मटेरियलिटी से? यस, मटेरियलिटी से इसका डायरेक्ट लिंक है। टॉलरेबल एरर, टॉलरेबल रेंज मटेरियलिटी के बेस पर ही डिसाइड होती है। जो चीज मेरे लिए मटेरियल है वो टॉलरेबल नहीं हो सकती, जो चीज मेरे लिए मटेरियल नहीं है वो टॉलरेबल है। मैं उसे टॉलरेट कर लूंगा, बियर कर लूंगा, गलती है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। Next, which of the following is source of non-sampling risk? Human mistake, non-sampling risk, इसका सैंपल से कोई लेना देना नहीं। Clerical mistakes, applying audit procedures not appropriate to the objectives of audit, non-sampling risk, आपने ऑडिट प्रोसीजर गलत अप्लाई किया, सैंपल साइज क्या था वो मैटर ही नहीं कर रहा, ऑडिट प्रोसीजर गलत था आपका। मिस इंटरप्रेटिंग द सैंपल रिजल्ट, यस, आपने सैंपल का जो रिजल्ट आया उसको मिस इंटरप्रेट किया, इसमें सैंपल साइज का क्या लेना देना। सो ये देखो अब एक थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। नॉन सैंपलिंग रिस्क के सोर्सेस क्या है? नंबर 1 ह्यूमन मिस्टेक्स, नंबर 2 अप्लाइंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, मिस इंटरप्रेटिंग द सैंपल रिजल्ट्स, ऑल ऑफ द अबव, all of the above. Which of the following is more scientific? Of course, statistical sampling is more scientific as compared to non-statistical. As the number of transactions of WY Limited were in very large number, बहुत ज्यादा है, the auditor decided to use the technique of audit sampling. ठीक है, before selecting the sample from repair and maintenance, auditor wished that entire data for the financial year should have 3 characteristics. What these 3 characteristics are? Entire data simple होना चाहिए मतलब कैलकुलेशन गलत कॉम्प्लेक्स है तो क्या चेकिंग नहीं करोगे? गलत। सिंपल गलत, सिंपल गलत।
appropriate, yes, data should be appropriate, complete and reliable. सिंपल होना चाहिए डाटा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता या टाइम ज्यादा लगेगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स डाटा का। तो इसका आंसर डी। सो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द सैंपल? The population size should be appropriate, population consists of complete data and the reliable data. In random sample, each item of population has equal chance of selection. ये तो repeat हुआ है। Statistical sampling के characteristics दो ही होते हैं। नंबर एक, use of random selection. Every transaction has the equal chance of selection. And use of probability theory. तो जहां पर भी जिस सैंपलिंग के अंदर ये दो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, दैट इज टर्म्ड एज द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, बोथ ए एंड बी। When significant risk has been identified by the auditor, then audit evidence obtained solely from substantive analytical procedure is sufficient. सिर्फ आपने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से जो एविडेंस कलेक्ट किए, आप उनको सफिशिएंट की कैटेगरी में रख रहे हैं उन इन अ सिचुएशन व्हेन द सिग्निफिकेंट रिस्क आर बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। टोटली रॉन्ग, गलत। Audit evidence obtained solely from substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient. Yes, सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में खाली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट के बेस पर जजमेंट नहीं ली जा सकती। ऑडिटर नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स आल्सो। यस, बोथ बी एंड सी। जैसे अभी हमने प्रोसीजर्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, ये रहे प्रोसीजर कि ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों आते हैं, लेकिन क्या खाली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मींस जहां पर आप कंसीडर कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, जहां पर आप कंसीडर कर रहे हैं दो आइटम्स की आपस की रिलेशनशिप को, क्या सिर्फ इसके बेस पर अपनी जजमेंट लेना सही होगा? पर्टिकुलरली इन अ सिचुएशन जहां रिस्क ज्यादा है तो हमें वाउचिंग और वेरिफिकेशन को करना पड़ेगा। वाउचिंग वेरिफिकेशन नीड टू बी डन। Both B and C. Next, substantive analytical procedures are generally more applicable to किसके ऊपर? Large volume of transaction, बिल्कुल सही, and that are predictable over the time. ये दो मेन फीचर हैं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है किसके लिए? इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल सेल्स, the amount of which that can be predicted, जिसको बजटेड किया जा सकता है based upon the past data. Both A and B. Dash is the comparison of current data with the prior period. Means 25-26 के डेटा को 26-27 के डेटा से कंपेयर करना, ये क्या कहलाएगा? ये कंपैरिजन क्या कहलाएगा? ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फाइनेंशियल आइटम्स। रीजनेबलनेस टेस्टिंग क्या होती है? टू डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल अमाउंट्स आर रीजनेबल कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पास्ट फाइनेंशियल डाटा, करंट सिचुएशंस एटसेट्रा। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जो फाइनेंशियल मॉडल्स अवेलेबल होते हैं उसके बेस पर क्या डेटा होगा। तो इसका आंसर ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर यूजफुल व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट एंड एट द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फेज एंड दे आर ऑफ नो यूज एट द प्लानिंग स्टेज। गलत।
आपको ध्यान होगा प्लानिंग इंक्लूड्स कंसीडरेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज प्रायर टू परफॉर्मिंग द एफएपी एंड दैट इंक्लूड्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज आरएपी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन प्लानिंग के दौरान भी है, एग्जीक्यूशन फेज में भी है एंड नियर द एंड ऑफ ऑडिट, नियर द कंक्लूजन भी होती है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। In the planning stage, audit procedure assists the auditor in understanding the client business and identifying the area of potential risk। ये बिल्कुल सही है। प्लानिंग स्टेज के दौरान ऑडिटर को हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। What are analytical procedures? Analytical procedures as per SA 520 substantive tests हैं that are designed to assess control risk। कंट्रोल रिस्क के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल चलते हैं। Substantive test designed to evaluate the validity of management representation letter। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप उसको कंपेयर करते हैं विद द अदर ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल। ये नहीं कि एनालिटिकल करेंगे, रेशियोज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबल टेस्टिंग, दीज आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Substantive test designed to study the relationship between the financial and non-financial data, yes, that is ratio analysis। See, analytical procedures issued in the planning stage generally help in determining nature, timing and extent of other audit procedure। ठीक है। Attention to potential risk area, जहां पर बहुत वाइड वेरिएशंस है रेशो के अंदर, ट्रेंड्स में, दैट मींस उस एरिया में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इट इंडिकेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, टू सम एक्सटेंट ये भी पता चलेगा। ऑल ऑफ द अबव। द बेसिक assumption underlying the use of analytical procedure is it helps the auditor to study the relationship among the elements of financial information। ठीक है। बट ये assumption नहीं है, रादर इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। बट ये किस assumption पर बना है? assumption क्या होती है कि दो फाइनेंशियल आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और जब तक कोई चीज कॉन्ट्रेरी सामने ना आए तो हम मानेंगे कि ये रिलेशन इसी तरह से एग्जिस्ट करेगी। रिलेशनशिप एमंग डेटा एग्जिस्ट, जैसे सेल्स का प्रॉफिट से, सेल्स का एक्सपेंसेस से, रिटर्न का कैपिटल एम्प्लॉयड से। एंड रिलेशनशिप कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ एनी नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। यदि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं सामने आ रही तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। तो ये तो assumption है। एनालिटिकल प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अनयूजुअल रिलेशंस, गलत। अनयूजुअल रिलेशंस तो बिल्कुल एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू डिटेक्ट होगी। इन जनरल मान लीजिए जीपी रेशो चल रही थी 5% और इस बार आ गई 18%, दैट इज अनयूजुअल। एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। नन, बी आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन द ओवरऑल रिव्यू स्टेज? अच्छा, अब एक चीज पता चली कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो एसए 520 कवर करता है उसकी एप्लीकेशन प्लानिंग स्टेज में भी है, उसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टेज में भी है और उसकी एप्लीकेशन फाइनल रिव्यू स्टेज के अंदर भी आती है, ओवरऑल रिव्यू स्टेज में। नंबर 1, it help to corroborate the
conclusions drawn from individual components of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं ओवरऑल रिव्यू स्टेज पर आता हूं तो इन कंक्लूजन को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही, कंक्लूजन स्टेज पर आ रहे हैं, ओवरऑल रिव्यू स्टेज पर आ रहे हैं तो कंक्लूजन में मदद मिलेगी ही मिलेगी। टू रिड्यूस स्पेसिफिक डिटेक्शन रिस्क, नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो पहले की बातें हो गई, रिव्यू स्टेज की बात थोड़ी हुई। टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरिया, ये तो प्लानिंग स्टेज के दौरान आपको पता चलता है, ये एग्जीक्यूशन स्टेज के दौरान आपको जनरली पता चलता है। टू सेटिस्फाई द डाउट व्हेन क्वेश्चन अराइज अबाउट द क्लाइंट एबिलिटी टू कंटिन्यू, ये तो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बात आ गई है। तो इसका आंसर बेस्ट ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। Essay 520 deals with the auditor's use of analytical procedure as substantive procedure, बिल्कुल सही। हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कवर करते हैं एसए 520 में। एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज बीन डील्ड बाय, ध्यान है क्लास में भी बताया हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर का एप्लीकेशन एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज बीन कवर्ड बाय एसए 315। नेक्स्ट, सीए रमन instructed his article Raju to verify whether employee benefit expense of Prep Limited has been fairly allocated between the operating expense incurred in production and general expense. Allocation of employee expenses की बात हो रही है। Which of the following assertion is being addressed? Either classification or presentation? Completeness? No. Completeness का मतलब तो होता है कि whether all expenses are being completely recorded or not, कोई expense skip तो नहीं हो गया। Presentation and disclosure, yes, expenses to be disclosed in the appropriate account head. तो यहां पर employee benefit expense की allocation as operating and general expense की बात हो रही है। Measurement, whether employee benefit expenses are measured appropriately at the time when they are incurred, तो यहां तो उसकी बात ही नहीं हो रही, यहां तो क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। Occurrence, whether the transaction actually occurred, उसकी भी बात नहीं हो रही, तो इसका आंसर बी आएगा। नाउ, Joe, John and Associate is a partnership firm of chartered accountant Mr. Joe, one of the partner of Joe John, while explaining his audit team member about the importance of audit evidence, informed about the sufficiency and appropriateness of audit evidence. Sufficiency and appropriateness means, sufficiency से क्या मतलब होता है हमारा? Number of audit evidence, quantity. Appropriateness, quality, reliability, relevancy. तो इसका आंसर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों आएगा। इन सम केस द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर also constitute audit evidence. Audit evidence का meaning क्या होता है? Any information on the basis of which auditor draw his conclusion which form the basis of audit opinion. It may comprise of information contained in accounting records or other information. However, absence of information is also used by the auditor and hence it is also an audit evidence कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है and hence it seems doubtful. मेरा कंक्लूजन आ रहा है डाउटफुल के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन यहां तक हमने डिस्कस करे हैं, ये क्वेश्चंस थे हमारे
स्टडी मटेरियल, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, या पुराने सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल था या पुराने सिलेबस का जो एमसीक्यू बुकलेट था उसके क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं अब सारे वो हैं एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन। तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चन हैं। तो लगभग आधे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। अब बचे आधे, चलो उन्हें भी कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर बाकी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, करेक्ट होंगी, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काम करेंगी। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अननोन पर्सन, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, within the entity or outside the entity. Now, क्या हम अननोन पर्सन से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एबल पर्सन, जिनको नॉलेज है इस मैटर की। तो यहां पर इंक्वायरी का मीनिंग आपको याद रखना है। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, दैट इंफॉर्मेशन मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, दैट इंफॉर्मेशन मे बी विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन रिलेशन टू, इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर। बिल्कुल सही है। Inquiry may range from formal written inquiries to informal oral inquiries. Evaluating the response to inquiry is an integral part of inquiry process. ये भी बिल्कुल सही है। Response to inquiry, जब हमने इंक्वायरी की उसका जो रिजल्ट आया, it may provide the auditor with the information that is not previously possessed और विद कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। ये भी सही है। तो एक तरीके से यदि एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए इंक्वायरी के ऊपर, तो ये उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पूरा आंसर है। तो पहला पॉइंट क्या बना, इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन विद बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। It is used extensively throughout the audit in addition to other audit procedure. It may range from formal written inquiry to informal oral inquiry. Evaluating the response to inquiry forms an integral part of the inquiry. Response to inquiry may provide the auditor with the information not previously possessed or with the corroborative audit evidence. तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज को कवर करना है, जो मैं बहुत बार आपको बोलता आया हूं कि यहां से आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ट अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। अब बात आ गई टेस्ट ऑफ डिटेल की। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या आता है, वाउचिंग and verification. The projected misstatement plus anomalous misstatement, if any, is the auditor's best estimate of the misstatement in the population. हाँ, लगभग सही है बिल्कुल, कि मैंने जो वाउचिंग की, वेरिफिकेशन की, उसके बेस पर जो मिसस्टेटमेंट आई उनको प्रोजेक्ट किया गया, प्लस जो एनोमलस मिस स्टेटमेंट है यदि कोई है, तो ये बेस्ट एस्टीमेट होगा मिस स्टेटमेंट का, जिसके बेस पर मैं अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट करूंगा।
क्या खाली प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट बेस्ट एस्टीमेट होता है मिस स्टेटमेंट का? नहीं। क्या ओनली एनोमलस मिस स्टेटमेंट बेस्ट एस्टीमेट होता है मिस स्टेटमेंट का? नहीं। प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस कैन नॉट बी द ऑडिटर बेस्ट एस्टीमेट, गलत। तो जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है एंड एनोमलस, ये बेस्ट एस्टीमेट है मिस स्टेटमेंट का इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड्स टॉलरेबल, जितना मैं टॉलरेट कर सकता था उससे ज्यादा प्रोजेक्शन है, मींस उससे ज्यादा मिस स्टेटमेंट का एस्टीमेट निकल करके आया। The sample does not provide a reasonable basis for the conclusion about the population that has been tested. क्या खाली प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बेस पर मैं इस लाइन को करेक्ट बोल सकता हूं? नहीं। अभी पढ़ा, प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस दोनों लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिस स्टेटमेंट, यदि ये एक्सीड करती है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को, देन फिर हम कहेंगे सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। तो ये लाइन ठीक होगी। नेक्स्ट, व्हेन द एनोमलस मिस स्टेटमेंट एक्सीड, खाली ये भी गलत हो जाएगा। व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिस स्टेटमेंट एक्सीड करती है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को, तो हम ये कह रहे हैं कि सैंपल एक रीजनेबल बेस दे रहा है फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। नो, मैं आपको इसको बड़ा सिंपल सा समझाता हूं। मान लीजिए 100 ट्रांसैक्शन है, 100 ट्रांसैक्शन में से आपने 20 ट्रांसैक्शन का एक सैंपल निकाल लिया। उस 20 सैंपल में से आपको 3 मिस स्टेटमेंट मिली। उस 3 मिस स्टेटमेंट ये 20 में है, तो 100 में कितनी होगी? आपने इसको प्रोजेक्ट कर लिया पूरी पॉपुलेशन के लिए, प्रोजेक्टेड फॉर पॉपुलेशन। लेकिन आपको एक मिस स्टेटमेंट एनोमलस नेचर की मिली है। एनोमली क्या होता है? जो एक तरीके से बिल्कुल अलग हटकर के ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर गलती है। तो जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है और एनोमलस मिस स्टेटमेंट है, इनका एग्रीगेट यदि ये टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को, कि मेरी इतनी टॉलरेबल रेंज है, इसको एक्सीड कर जाता है, देन तो इसका मतलब यह है कि मेरा सैंपल साइज मुझे एक रीजनेबल बेसिस नहीं प्रोवाइड करता कंक्लूजन लेने का। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे और सैंपल सिलेक्ट करके फर्दर चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट और एनोमलस मिस स्टेटमेंट का एग्रीगेट मेरी टॉलरेबल रेंज के बियॉन्ड चला गया है। तो जहां पर भी प्रोजेक्शन प्लस एनोमलस का एग्रीगेट टॉलरेबल रेंज के बियॉन्ड चला जाए, तो आपको एडिशनल वर्किंग की कुछ आवश्यकता पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? As per SA 520 analytical procedure, the term analytical procedure means the evaluation of financial information through the analysis of financial data. No, 520 क्या कहता है? Financial as well as non-financial. Financial information का evaluation, ये तो ठीक है, किसकी एनालिसिस के थ्रू? Financial plus non-financial. तो ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत। यहां पर लिखा है खाली नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये भी गलत हो गई।
The term analytical procedure means the evaluation of financial information through the analysis of plausible relationship among both financial and नॉन फाइनेंशियल डाटा। तो यहां से आप एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन जो एक नंबर की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट बन सकती है वो याद कर रहे हैं। एज पर एसए 520 द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस द इवैल्यूएशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसके थ्रू, एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके बीच में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा के बीच में। नेक्स्ट तो खाली लिखा है रेशो एनालिसिस, ये तो सही नहीं है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, इतनी बार एमटीपीस में आया है। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स, आज स्टार्टिंग में ही पढ़ा एसए 500 की अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट अंडरलाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट एविडेंस एज पर एसए 500 इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है लेकिन अधूरा है, एंड अदर इंफॉर्मेशन, both information contained in the accounting record underlying the financial statement and other information। खाली other information अधूरा है, और नहीं, एंड आएगा, एंड। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। काफी क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिला है, इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है एंड और के ऊपर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, जहां पर सैंपल साइज, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, इट रिजल्ट्स इन ए कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट। जहां पर सिलेक्शन मॉनिटरी अमाउंट के बेस पर जा रहा है मनी टर्म्स में, तो इट इज नोन एज, मनी टर्म्स के लिए क्या आएगा, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। सिंपल आंसर। हैफेजर्ड सैंपलिंग क्या होती है, जिसका कोई सिस्टमैटिक बेस नहीं होता। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा, ग्रुप्स बनाकर के सैंपल्स को सिलेक्ट करना, इंटरवल्स, बीच में गैप्स देना। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। खाली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से बात बनेगी क्या, नहीं, उन एविडेंस को ऑब्टेन करके इवैल्यूएट करना भी तो जरूरी है। ऑब्टेनिंग और इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस, तो ये लाइन एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में जो आप याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ obtaining or evaluating the audit evidence। Next, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagree। रिप्लाई तभी आएगा जब थर्ड पार्टी डिसएग्री करेगी। हमारी कंफर्मेशंस दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में आपके पास रिप्लाई आएगा ही आएगा, थर्ड पार्टी एग्री करे डिसएग्री करे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रिप्लाई आएगा। लेकिन यहां पर रिप्लाई तभी आएगा ओनली व्हेन थर्ड पार्टी डिसएग्री। तो ये इसका आंसर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब देखो पॉजिटिव, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन, इनके मीनिंग ऑलरेडी पिछले कुछ एमसीक्यूज में आए ही हैं। और एक बार एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये चारों टर्म्स लिख दी गई, आपको एक एक लाइन में इनके आंसर्स देने थे। तो नेगेटिव रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ थर्ड पार्टी डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balance, चलो जी, पहला क्वेश्चन आया है एसए 510 के ऊपर। यदि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं तो क्या करेगा, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ईदर क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड कब, यदि
ओपनिंग बैलेंसेस मटेरियल हैं लेकिन परवेसिव नहीं है। डिस्क्लेमर कब? जब ओपनिंग बैलेंस मटेरियल भी है एज वेल एज परवेसिव भी है। तो इसका आंसर अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। आगे बढ़ते हैं। Auditor shall design and perform the audit procedure in order to identify litigation and claims. Essay 501. Involving the entity which may give rise to a risk of material misstatement, including litigation and claim के प्रोसीजर्स क्या है? 3 प्रोसीजर्स याद आ रही हैं? Inquiry of management and TCWG and others within the entity, including in-house legal counsel, review the legal expense account and review the minutes of meetings of TCWG. देखते हैं क्या क्या है। पहला प्रोसीजर, इंक्वायरी किसकी? मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ TCWG and correspondence between the entity and its external legal counsel, review the legal expense account, all of the above। 3 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं करा तो रहा हूं आपको एमसीक्यूज, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरे माइंड में जो चीज चल रही है वो चल रही है कॉन्सेप्ट की रिवीजन बीच बीच में से। तो एसए 501 का 3 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये। लिटिगेशन एंड क्लेम के रेफरेंस में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रोसीजर दैट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। नंबर 1, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, reviewing minutes of meetings of the TCWG and correspondence between the entity and external legal counsel, reviewing legal expense account। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an analytical procedure? इनमें से कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? एनालिटिकल प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कंसीडरेशन किसका? ऑफ रिलेशनशिप among financial and non-financial item, consideration of comparison in between financial and non comparison of financial item with the prior period information, with the budgeted information, with the industry average, etc. Tracing of purchase record in the purchase book to the purchase invoice, ये तो वाउचिंग होती है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। कंपैरिजन वेजेस पेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। कंपैरिजन एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर है। ऑल ऑफ देम आर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, सिर्फ बी और सी एनालिटिकल प्रोसीजर है, ए जो है वाउचिंग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Different types of analytical procedure provides different level of assurance. Of course, yes. Consideration of relationship का assurance level कुछ और होगा, comparison का assurance कुछ और होगा, comparison with the prior period का assurance कुछ और होगा, comparison with the industry average कुछ और होगा, comparison with the budgeted figure, anticipations वो कुछ और होगा। A, different type of analytical provide similar level of assurance. No, similar type of analytical procedures provide different level of assurance. Same procedure तो same assurance देगा। A answer। Next, which of the following statement is correct? Substantive analytical procedures, they are generally more applicable to, ये अभी पढ़ा भी था पहले, कुछ किसी क्वेश्चन में आया था। 2 मेन पॉइंट है। एसएपी दे आर जनरली एप्लीकेबल टू नंबर 1, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी प्रेडिक्टेबल ओवर अ टाइम, जिसमें मैंने आपको सेल्स का एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी था। ये रहा।
Substantive analytical procedures are generally more applicable to large volume of transaction that are predictable over the time. बस यही इसका आंसर है. Are generally less applicable. Small volume. None. गलत. Next. Dash refer to the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement or assertion level. मुझे नहीं लगता कि किसी को इसका आंसर नहीं आता होगा, सबको आता होगा. कौन सा प्रोसीजर है? चैप्टर 3 में पढ़ा है डिटेल वैसे आपने इसकी. RAP. RAP, Risk Assessment Procedures. A failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered, उसे क्या नाम देंगे? ये भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही. क्या नाम देंगे? नॉन रिस्पॉन्स. याद रखिएगा, ये जो चारों वर्ड है ना, इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिस्पॉन्स? अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड. नेक्स्ट. As per standard on auditing 520 analytical procedure, the term analytical procedure means the evaluation of financial information through the analysis of plausible relationship among financial and non-financial. तो ये तो हो गई statement incorrect. Analytical procedures also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information or that differ from the expected value by a significant amount. तो यदि एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू आप किसी अनयूजुअल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट बनती है. तो एनी फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप जो इनकंसिस्टेंट है विद द अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, दैट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Which of the following is not an example of analytical procedure having consideration of comparison? देख लो कहां पर कंपैरिजन इन्वॉल्व नहीं है. नंबर 1, कंपैरिजन कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, ये तो कंपैरिजन है. एंटीसिपेटेड रिजल्ट के साथ कंपैरिजन है. सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन लाइक कंपैरिजन ऑफ एंटिटी रेशियो ऑफ सेल टू अकाउंट रिसीवेबल विद द इंडस्ट्री एवरेज, ये भी एक कंपैरिजन है. Among elements of financial information that would be expected to conform to a predictable pattern based on the entity experience, such as gross margin percentage. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स पे जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न कंफर्म कर सकते हैं based on the entity experience such as gross margin percentage. तो ये तो एक रिलेशनशिप बना रहा है, जैसे सेल्स और प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, नेट प्रॉफिट और सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल. दैट इज व्हाट ए कंपैरिजन, दैट इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप. तो ये एग्जांपल नहीं है कंपैरिजन का. नेक्स्ट वन. Audit procedure consists of risk assessment procedures and other procedures. ठीक है, बिल्कुल ठीक. एक RAP, दूसरा FAP. FAP में फिर क्या लेते हैं? TOC, सब्सटेंटिव में फिर क्या लेते हैं? TOD, SAP. TOD में क्या आ जाता है? वाउचिंग, वेरिफिकेशन, और SAP के अंदर कंपैरिजन, रिलेशनशिप.
स्टेटमेंट 2, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, तो आपको पता होना चाहिए, एक आरएपी, दूसरा एफएपी। एफएपी की टाइप टीओसी सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव की टाइप टीओडी एसएपी, टीओडी की टाइप वाउचिंग वेरिफिकेशन, एसएपी की टाइप कंपैरिजन रिलेशनशिप। ऑडिटर कंपेयर जीपी रेशियो, कंपेयर with that of the previous year, and it is discovered that there is a fall in ratio. There has been a fall in the ratio. तो ये किसका एग्जाम्पल है? एनालिटिकल प्रोसीजर का। सिंपल। dash in which the auditor select the sample without following a structured technique, haphazard selection। मॉनिटरी यूनिट में हाई वैल्यू सिलेक्शन होता है, ब्लॉक सैंपल में सीरीज के अंदर एक ब्लॉक सेलेक्ट होता है, फिर गैप आता है, फिर दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट होता है। H and his team members carefully watched the whole process of counting of finished wooden door by the employee. This is an example of confirmation. मैं कोई confirming third party से कुछ request किया है क्या? नहीं। Observation, जी हाँ, I am watching it. Observation. Inquiry क्या होता है? Seeking the information from knowledgeable person of financial and non-financial, both within the entity and outside the entity. Next, dash implies analyzing account fluctuation by comparing current year to prior period information and information derived over several years. Trend analysis, current year 26-27 को आपने कंपेयर किया 25-26 से, 24-25 से, 23-24 से, that is what? Trend analysis. Next, audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and report. Agree? It is dash in nature and is primarily obtained from the audit procedures performed during the course of audit. It is cumulative in nature. Yes, हमें इकट्ठा करना है सबको। रिग्रेसिव ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सेलेक्टिव ना। ऑब्जेक्टिव वो हमारी वर्किंग होती है, हमारा प्रिंसिपल होता है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी होती है। बट जहां तक कलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की, ऑडिट एविडेंसेस की बात आ जाती है, collection of audit evidence activity, it is cumulative in nature and that audit evidences are primarily obtained by performing audit procedures. So cumulative. Dash refers to audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment. अरे अभी तो आया था same question. That is what? RAP. RAP. Mr. H and his team member in detail check, evaluate the books of account and relevant document. ये कौन सा प्रोसीजर है? एक इंस्पेक्शन, दूसरा रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है किसी एक्टिविटी को वॉच करना, रीपरफॉर्मेंस होता है एक एक्टिविटी को रीपरफॉर्म करना बेस्ड अपॉन द कंपनी स्टैंडर्ड्स। रिकैलकुलेशन होता है कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यू आर चेकिंग द एंड इवैल्यूएटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन डिटेल, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन, the auditor of Vishwas Limited wants to know from you which of the following methods are analytical. ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल में दो बातें होती हैं, कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन एंड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। वाउचिंग वेरिफिकेशन इसका पार्ट नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जो आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस की होती हैं वो एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट बनती है। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट एंड इंडस्ट्री डेटा, कंपैरिजन, comparison of client data with the similar prior period data, comparison of client data with client determined expected results, comparison of client data with auditor determined expected result। okay, सारे के सारे कंपैरिजन है। consideration of comparison forms the part of analytical procedures।
नेक्स्ट वन, एक्स ऑडिटर है ग्रीन शूट्स प्राइवेट लिमिटेड का, इज गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन परस्यूइंग द नोट्स टू अकाउंट, ही फाइंड्स क्या, एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल रिफ्लेक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3, एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल एज पर शेड्यूल 3 दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट। He wants to be sure that aging of trade payable forming part of notes to account is proper and he carry out the aging independently. अपने आप independently aging कर रहा है कि up to 30 days, 32, 90 days, 92, 1 year to 3 year, more than 3 year. He is carrying out an activity on its own, considering the requirement of schedule 3. अपने आप सारे डेटर को डिवाइड करेगा, फिर कंपेयर करेगा. That is what? रीपरफॉर्मेंस. पहले अपने आप इन चीजों को तैयार करना, दैट इज नोन एज रीपरफॉर्मेंस. CAM is the internal auditor. Which of the following is not true about scope of internal audit? Internal audit is an independent assurance activity. Internal audit helps in improving internal control of the company. Internal audit cannot review the non-financial activity. क्यों? Internal auditor review the business operations of the entity. Internal auditor reviews the utilization of resources. Internal auditor review the internal control mechanism of the company. Internal auditor can review the compliance. Yes. ये गलत हो गया. द रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज. यदि आपकी टॉलरेबल एरर रेंज आप बहुत लो है, आप छोटी सी गलती ले सकते हो, उससे ज्यादा गलती नहीं ले सकते, तो आपको सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा. बट यदि आप कहते हो टॉलरेबल रेंज बहुत हाई है, गलती 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख सब एक्सेप्ट कर लूंगा, तो सैंपल साइज रिड्यूस कर दो. तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? इनवर्स. While auditing the books of account of Mehra, auditor of the company used an audit procedure according to which complete documents and the records of the company were checked in detail. Inspection of document and records. Inspection of document and records. इंस्पेक्शन वर्ड ही मैंने यूज कर लिया. नेक्स्ट वन, CAD during the course of audit engaged in export business noticed that credit facilities taken by the company during the year from a bank for rupees 10 crore have almost been fully utilized. On going through the sanction letter provided by the bank to the company, it is observed that rate of interest is 8%. Financial statement shows the bank interest 60 lakh. 10 करोड़ का 8% 80 लाख रुपए. Which type of substantive analytical procedure is being used? कितना एक्सपेंस इंटरेस्ट का रीजनेबल बनता है? 10 करोड़ रुपए, इट इज फुल्ली यूटिलाइज, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगभग 10 करोड़ का है थ्रू आउट द ईयर, तो उसका 8% 80 लाख एक रीजनेबल फिगर बनती है. आपने कितना डाला? 60. मैंने क्या इसको पास्ट ईयर से कंपेयर किया? नहीं. मैंने कोई रेशो निकाली? नहीं. मैंने क्या किया? रीजनेबलनेस को आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट आरटीपी में 25 का क्वेश्चन है. Paras is auditing a firm financial statement and perform detailed procedure to verify the assertion. The firm is expected in export of goods to Europe. Sale invoices raised in euro are converted into the Indian rupee. He checked the classification of expense, ensure trade payables are genuine, compare current and past wages, examine the title deed for land and check. And check the accuracy of calculation of conversion of foreign currency into the Indian rupee for export invoice. तरह तरह के प्रोसीजर है. उसने
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस को चेक किया, ट्रेड पेबल की जेन्युइननेस को चेक किया, उसने कंपैरिजन किया करंट एंड पास्ट वेजेस का, उसने टाइटल डीड को एग्जामिन करा, उसने फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन को कैलकुलेट करके देखा। कहीं पर वो इंस्पेक्शन कर रहा है, कहीं एनालिटिकल कर रहा है, कहीं रिकैलकुलेशन कर रहा है। आपसे पूछा गया विच ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म्ड टू वेरीफाई whether conversion of foreign currency into the Indian rupee is proper or not। उसने तो खुद ही कन्वर्जन की कैलकुलेशन करी है, खुद ही कन्वर्जन की कैलकुलेशन करी है, तो इसका मतलब ही इज डूइंग रिकैलकुलेशन। ठीक है, तो बस हो गया जी। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल थे चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस के टिल डेट। इसके बाद कोई आरटीपी एमटीपी में कोई भी और क्वेश्चन आता है तो उसकी एक कंबाइंड कंपाइलेशन बनाकर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बट राइट नाउ तो अभी जो अब तक क्वेश्चंस अवेलेबल थे वो यहां तक थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के। तो इसके साथ आपने स्टडी मटेरियल आईसीएआई का, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के असेसमेंट क्वेश्चन, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम सब कुछ कवर अप कर लिया है। और उम्मीद करता हूं कि जो ये सेशंस हैं ये आपको हेल्प कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, इंस्टेड जस्ट टिकिंग द करेक्ट वन। कुछ क्वेश्चन में हम करेक्ट वन टिक कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं होते कि जहां पर कॉन्सेप्ट्स की हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते। बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। ओके, तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।